Hello everyone. Once again welcome to Net Biology. Today we will discuss about what is interphase. इससे पहले हमने डिस्कस किया था we were talking about cell division and cell cycle. इससे पहले हमने सेल साइकिल के बारे में डिस्कस किया था. वो क्या था? इंट्रोडक्टरी पोर्शन था जिसमें हमने थोड़ा बहुत सिलेबस के बारे में भी डिस्कस किया था कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है, सेल डिविजन, सेल साइकिल कौन सी यूनिट का हिस्सा है, सेल साइकिल क्या होती है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था. सेल साइकिल इज द साइक्लिक इवेंट्स जहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स चल रहे हैं जिनमें साइक्लिक इवेंट्स में सेल अपने आप को ग्रो करती है, साइज में ग्रो होती है, डेवलप होती है, मटेरियल को एक्यूमुलेट करती है और फिर जाके इसका डिवीजन होता है. एक सेल से दो सेल्स बनती है. डिवीजन का मतलब ये नहीं है कि सेल आधी बढ़ जाएगी, दोनों दो जो सेल्स बनेंगी वो आधी आधी होगी. दोनों ही पूरी सेल्स होती है, उनका पूरा साइटोप्लाज्म होता है, पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और माइटोसिस में दोनों ही न्यूक्लियस सेम क्रोमोसोम नंबर को कंटेन करते हैं जैसा पहली वाली सेल्स के पास था. यानी कि जो पेरेंट सेल है उसके पास जितने क्रोमोसोम नंबर थे उतने ही दूसरी जो दोनों सेल्स डॉटर सेल्स बनती है उनको मिलते हैं. तो ये होता है सेल डिवीजन. तो सेल डिवीजन से पहले सेल अपनी प्रिपरेटरी फेज में जाती है जिसे इंटरफेस कहते हैं. जैसे हम किसी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं उसी टाइप का यहाँ पे होता है. हम स्टडी मटेरियल को एक्यूमुलेट करते हैं, वैसे ही सेल जो रॉ मटेरियल है उसे एक्यूमुलेट करती है डिवीजन से पहले. डिवीजन क्या है? आपका एग्जाम है. और वैसी चीज है जैसे हमें प्रिपरेशन के लिए ज्यादा टाइम लगता है तो इंटरफेस जो एक प्रिपरेटरी फेज है उसमें भी प्रिपरेशन हो रहा है सेल डिवीजन के लिए, तो ये ज्यादा टाइम लेती है. इन केस ऑफ ह्यूमन, हमारे केस में जो 24 आवर है वो पूरे 24 आवर का एक सेल साइकिल होता है, उसमें से 23 आवर्स इंटरफेस के होते हैं. मतलब जो प्रिपरेशन है वो 23 आवर्स तक चलती है. उसके बाद जो बचा 1 घंटा है, 1 से 2 घंटे जो होते हैं उसमें सेल डिवीजन होता है. जैसे एग्जाम के केस में भी ऐसा ही है, हम पहले प्रिपरेशन करते हैं 6 महीने, 4 महीने या 1 साल, इससे ज्यादा, और उसके बाद एग्जाम जो होता है वो 2 से 3 घंटे का होता है. तो वही चीज है, प्रिपरेटरी फेज जो होती है यहाँ पे बड़ी होती है और जो डिवीजन फेज है वो छोटी होती है. तो यहाँ पे हम इंटरफेज के बारे में डिस्कस करेंगे. इसमें भी कुछ सब फेजेस हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे. ये एक इंटरफेज और एम फेज को दिखाया गया है. एक सेल साइकिल है यहाँ पे. सेल साइकिल में ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये पूरा पोर्शन इंटरफेज का है. और मैंने कहा इंटरफेज बड़ी होती है, ये प्रिपरेटरी फेज है, यहाँ पे प्रिपरेशन का काम होता है. यहाँ पे सेल रॉ मटेरियल को एक्यूमुलेट करती है, इसलिए ये फेज बहुत बड़ी है. और उसके बाद जो बची फेज है एम फेज, जिसे मल्टीप्लीकेशन फेज कहा जाता है, यहाँ पे जनरली माइटोसिस देखा जाता है. मियोसिस पे आप देखेंगे, फिर उसका केस अलग है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे. तो यहाँ पे भी दो फेजेस हैं. एक में केवल न्यूक्लियस डिवाइड होता है और दूसरे में सेल डिवाइड होती है. एक को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस और दूसरे को कहते हैं साइटोकाइनेसिस. साइटो का मतलब है जो उसका साइटोप्लाज्म है उसके बारे में बात हो रही है, और कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस. तो एक में न्यूक्लियस डिवाइड होगा पहले और उसके बाद फिर साइटोकाइनेसिस होगा. तो ये चीज हम एम फेज में डिस्कस करेंगे. अभी हम बात कर रहे हैं इंटरफेज की, जहाँ पे आपको 3 अलग अलग सब फेजेस भी दिख रही होगी. ये आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा G1, एस फेज या रेप्लिकेशन, और दूसरा सिंथेसिस ऑफ न्यू ऑर्गेनेल्स G2. तो ये 3 क्या है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है.
नेक्स्ट है इंटरफेस। इंटरफेस क्या है जिसके बारे में बात कर रहे हैं? द पोर्शन ऑफ सेल साइकिल इन विच द नेसेसरी चेंजेस अकर्स इन सेल फॉर डिवीजन। जैसा कि हमने कहा इंटरफेज एक प्रिपरेटरी फेज है, तो यहाँ पे कुछ नेसेसरी चेंजेस अकर होंगे, जैसे सेल अपने साइज में ग्रो हो जाएगी, न्यूक्लियस भी अपने साइज में ग्रो हो जाएगा, क्योंकि इसने डिवाइड होना है तो उतना मटेरियल भी तो चाहिए, एकदम सेम एग्जैक्ट कॉपी दो बनानी है तो उसके लिए उतना मटेरियल भी रिक्वायर होगा। तो नेसेसरी चेंजेस यहाँ पे होते हैं एक सेल के अंदर डिवीजन से पहले। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज प्रिपरेटरी फेज, क्योंकि यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, सेल प्रिपेयर कर रही है डिवीजन के लिए, इसलिए इसको कहते हैं प्रिपरेटरी फेज। इट इज मोस्ट एक्टिव फेज मेटाबॉलिकली। ऐसे अगर हम ऊपर से देखेंगे तो ये हमको एक्टिव नहीं दिखेगी। पहले माना जाता था कि ये जो इंटरफेज है या जो डिवीजन से पहले की जो फेज होती है, सेल उस समय रेस्टिंग वाली कंडीशन में होती है, मतलब उस टाइम पे कोई भी चेंजेस नहीं होते, ऐसा माना जाता था। उसके बाद जब रिसर्च हुई तो हमको पता चला कि जो एक्टिव फेज है वो सबसे ज्यादा एक्टिव, मतलब जो इंटरफेज है वो सबसे ज्यादा एक्टिव है, वो रेस्टिंग वाली कंडीशन नहीं है, वो एक्टिव फेज है। वहां पे सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, मेटाबॉलिकली सेल एक्टिव होती है। यहाँ पे मेटाबॉलिकल चेंजेस होते हैं, रॉ मटेरियल का एक्यूमुलेशन होता है। आप आगे देखेंगे काफी चीजें यहाँ पे सिंथेसिस होती हैं, और ये सिंथेसिस किसके लिए होता है? डिवीजन के लिए। इंटरफेस कंसिस्ट 3 सब फेजेस। इससे पहले भी हमने देखा था G1 रेप्लिकेशन यानी कि S, एंड लास्ट वाला G2। तो ये जो 3 फेजेस होती हैं ये सब फेजेस हैं किसकी? इंटरफेस की। आप इन्हें फेज भी कह सकते हो। ये एक सेल साइकिल है, इंटरफेस को दिखाया गया है यहाँ पे मेनली। यहाँ पे आपको ये जो फेज है ये S फेज है, ये G1 फेज है। G1 फेज भी इंटरफेस की सबसे बड़ी फेज है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा G1 जो फेज है वो इंटरफेस की सबसे बड़ी फेज है। इंटरफेस सेल साइकिल की सबसे बड़ी फेज है, और इंटरफेज में भी G1 सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा टाइम लेता है। उसके बाद S फेज और फिर G2 फेज, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो G1 है इसके बारे में हम बात करेंगे, ये ग्रोथ फेज भी कहलाती है। यहाँ पे सेल ग्रोथ करती है, और जो दूसरी G2 है वहां पे भी सेल ग्रोथ करती है। यहाँ पे दो अलग अलग ग्रोथ हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। और जो S फेज है उसे सिंथेसिस फेज कहते हैं। यहाँ पे डीएनए सिंथेसाइज होता है, यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। इसे समझने के लिए आपको रेप्लिकेशन के बारे में बस थोड़ा सा पता होना चाहिए, बेसिक चीज कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या है। इसकी प्रोसेस पे हम नहीं जाएंगे, प्रोसेस जो है आपको फंडामेंटल प्रोसेसेस में दिखेगा, जो 3rd यूनिट है हमारे पास, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि किस तरीके से डीएनए रेप्लिकेट होता है। वहाँ पे काफी सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, हेलिकेज एंजाइम डीएनए को तोड़ने के लिए, लाइगेज जोड़ने के लिए, काफी चीजें होती है यहाँ पे। तो प्रोसेस काफी अलग है, प्रोसेस काफी बड़ी है। तो केवल इतना समझ लीजिए डीएनए रेप्लिकेशन क्या है। डीएनए की, जो हमारे पास डीएनए है उसकी एकदम एग्जैक्ट कॉपी बनाना, मतलब एक डीएनए हमारे पास ये है, इसी के जैसा सेम, जैसा मटेरियल इसके पास है, जैसे जीन्स इसके पास है, उसी टाइप का एक और डीएनए की कॉपी बनाना। तो जितना पूरा डीएनए है उसका सेम जो एग्जैक्ट कॉपी बनेगा वो क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन है, ठीक है। सिंपल सी चीज। नेक्स्ट फेजेस क्या है? सबसे पहली फेज है G1 फेज, जिसे गैप 1 फेज भी कहते हैं।
ग्रोथ फेज भी इसे कहा जाता है। दूसरी फेज है इंटरफेज की, एस फेज यानी कि सिंथेसिस फेज, जहां पे डीएनए सिंथेसिस या डीएनए रेप्लिकेशन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है डीएनए की एग्जैक्ट सेम कॉपी का बनना। और तीसरा है G2 फेज, जिसे गैप 2 या ग्रोथ 2 फेज भी कहते हैं। ठीक है, गैप 1 फेज क्या है और यहाँ पे किस चीज की प्रिपरेशन होती है। पहली एक चीज याद रखने की जरूरत है, जो सेल का जो पूरा सेल साइकिल है, यहाँ पे जितनी भी फेजेस होती है, चाहे आप G1 फेज की बात करें, एस फेज की बात करें या आपकी मल्टीप्लीकेशन फेज की बात करें, हर एक फेज अपनी आगे आने वाली फेज के लिए प्रिपेयर होती है। मतलब G1 जो फेज है वो एस फेज के लिए प्रिपेयर होगी, एस फेज G2 फेज के लिए प्रिपेयर होगी और G2 फेज M फेज के लिए प्रिपेयर होगी। तो हर एक फेज आपने आगे आने वाली जो फेज है, अपने आगे वाली जो फेज है उसके लिए प्रिपेयर होती है। तो G1 फेज में भी जो प्रिपरेशन होती है वो एस फेज के लिए होती है। और अभी हमने देखा जो एस फेज होती है वो रेप्लिकेशन फेज, या जहां पे डीएनए सिंथेसिस होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, वो वाली फेज है। तो यानी कि यहाँ पे जितने भी चेंजेस होंगे वो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए होंगे। तो जितना भी रॉ मटेरियल एक्यूमुलेट होगा न्यूक्लियस में, वो सारा किसके लिए होगा, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी बननी है, तो डीएनए जिस जिस चीज से बना हुआ है वो उस मटेरियल को एब्जॉर्ब करेगी या एक्यूमुलेट करेगा एक सेल। तो G1 फेज क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज G1 ग्रोथ 1 फेज और गैप 1 फेज। इट इज द फेज बिटवीन एंड ऑफ द सेल डिवीजन, यानी कि माइटोसिस के बाद, मतलब एक माइटोसिस हुआ जिसमें सेल डिवाइड हुई और 2 डॉटर सेल्स बनी, उसके बाद किसी एक सेल में फिर से सेल साइकिल चलेगा। तो सेल साइकिल का जो सबसे पहला फेज आएगा वो G1 फेज होगा, इंटरफेज का जो सबसे पहला फेज होगा, और ये सबसे लंबा भी होता है। एंड द बिगिनिंग ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन का जो फेज है वो कौन सा फेज है, एस फेज। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन के फेज से बिगिनिंग ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन और जो सेल डिवाइड हुई है उसके बीच का जो फेज है वो गैप 1 फेज कहलाता है, जहां पे सेल प्रिपेयर होती है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। ठीक है, इन G1 phase the cell and nucleus increases in size and prepares for DNA replication, यानी कि S phase के लिए प्रिपेयर होती है G1 phase में। G1 phase में सेल और न्यूक्लियस दोनों साइज में इंक्रीज होते हैं क्योंकि ये रॉ मटेरियल को एक्यूमुलेट करते हैं। न्यूक्लियस में रॉ मटेरियल एक्यूमुलेट होगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि क्या 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 चीजें होती है G1 फेज में। व्हाट हैपेंस इन G1 फेज।
सबसे पहले रॉ मटेरियल का एक्यूमुलेशन होगा न्यूक्लियस में। रॉ मटेरियल की हम बात कर चुके हैं, पेंटोज शुगर हो गया, नाइट्रोजनस बेसिस हो गए, कुछ एंजाइम्स हो गए जो डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन यहाँ पे किसके लिए यूज होती है? एंजाइम्स के लिए। एंजाइम्स क्या है? बेसिकली प्रोटीन्स हैं। तो ये जो एंजाइम्स हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, हेलिकेज हो गया, लाइगेज हो गया, इसके अलावा आरएनए प्राइमर्स, बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स यूज होते हैं। वो सारे एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन्स। इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस होता है। और प्रोटीन कहाँ से सिंथेसाइज होता है? आरएनए से। डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आरएनए बनता है और आरएनए से ट्रांसलेशन से प्रोटीन्स बनती है। तो यहाँ पे आरएनए सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस होगा। इसके अलावा यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस भी होगा, क्योंकि एटीपी जो है वो हमारी एनर्जी है, और एनर्जी डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, रॉ मटेरियल एक्यूमुलेशन के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस या आरएनए सिंथेसिस, सबके लिए एनर्जी की जरूरत है। इसलिए एटीपी सिंथेसिस भी यहाँ पे होगा। तो ये चेंजेस होंगे जीवन फेज में। जीवन फेजेस, जो जीवन फेज है उसमें भी कुछ और फेजेस भी आती हैं। फेजेस आप कह सकते हैं या स्टेजेस आप कह सकते हैं। तो वो स्टेजेस क्या है? ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं। वैसे जो आगे हमने पढ़ा वो भी वही चीज काफी इंपॉर्टेंट थी। जो और फेजेस हैं, यानी कि जीवन फेज जो है वो सबसे लंबी फेज है, और उसमें भी कुछ स्टेजेस आती हैं। सबसे पहली स्टेज है कंपीटेंस। इसमें क्या होता है? सेल एब्जॉर्ब्स रॉ मटेरियल एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम आउटसाइड द सेल। आउटसाइड से पहले एक्यूमुलेट करेगी, पहले तो एक्यूमुलेशन होगा। तो एक्यूमुलेशन के लिए सबसे पहले सेल उसको एब्जॉर्ब करेगी, अपनी तरफ खींचेगी। तो उसे कहते हैं कंपीटेंस। ये फर्स्ट स्टेज है जीवन फेज की। दूसरी स्टेज है एंट्री। अब सेल के अंदर इन रॉ मटेरियल और न्यूट्रिएंट्स की एंट्री होगी, राइट? मटेरियल एंड न्यूट्रिएंट्स एंटर्स इनसाइड द सेल। तीसरा स्टेज है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब है यहाँ पे एक्यूमुलेशन की वजह से सेल के अंदर जो रॉ मटेरियल आ रहा है, बाहर से जो एब्जॉर्ब कर रही है, उसकी वजह से सेल साइज में इंक्रीज होती है। एंड लास्ट में है असेंबल। ये सारा मटेरियल असेंबल होगा सेल के अंदर। ऑल मटेरियल असेंबल टुगेदर इनसाइड द सेल, लास्ट स्टेज। और उसने सेल ने फिर एक्यूमुलेट कर दिया, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर दिया। ठीक है? तो ये 4 स्टेजेस हैं जीवन फेज की। तो ये था G1 फेज के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे S फेज क्या है, और उसके बाद
G2 फेज क्या है। इसके अलावा G0 फेज भी आती है। तो G0 फेज क्या है, ये एक छोटा सा टर्म है, छोटा सा टॉपिक है जिसको समझना जरूरी है। क्वेश्चंस इससे आ सकते हैं, तो आपको इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एस फेज।